हेलो गाइस। तो मैंने आपको बोला था कि आप जो करंट राजस्थान करंट के लिए मूमल की बुक ले सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक आती है। तो और मैंने ये बोला था कि सबसे पहले ये जो लेटेस्ट बुक आई है जिसके अंदर मार्च का और फरवरी का दे रखा है करंट, ये करना तैयार। ठीक है। तो कुछ बच्चे पूछ रहे मैम इतना ही करना है कि, तो देखो बात ऐसी है कि आपके एग्जाम में 1 साल तक का करंट आ सकता है। ठीक है। और कुछ जरूरी नहीं है 1 साल से ही सारा करंट पूछा जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़े और पहले चले जाएं, जैसे 2020 का सवाल भी पूछ लिया। ठीक है। तो आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। तो मैंने आपको ये बोला था एक ऐसे एक वो होता है ना कि आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी ऐसी होनी चाहिए कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करो, राइट। तो इस वजह से मैंने बोला था सबसे पहले मार्च का करना, क्योंकि मार्च का ऑब्वियस है। अभी अभी आपको बुक मिल भी जाएगी मूमल वाली, जिसके अंदर मार्च और फेब का बहुत अच्छे से दे रखा है। और अगर आप लोग ना ये बुक लेके आओ, तो मैंने बता रखा है कि ये 25 रुपये की बुक है ओनली। ठीक है। और इसके अंदर क्या है ना कि आपको 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं। कम्युनिटी पोस्ट चेक करना, मैंने वहाँ पे डाला भी था कि ओनली राजस्थान परिदृश्य पढ़ना है एक तो, और एक राजस्थान का बजट पढ़ना है जो 2022-23 वाला है। और इसके अलावा जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है ना, सिर्फ वो पढ़नी है। इसके अलावा आपको इस बुक में से कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि इसके अलावा इस बुक के अंदर राष्ट्रीय परिदृश्य दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य दे रखा है, आर्थिक गतिविधियां दे रखी हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स दे रखे हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दे रखा है, पुरस्कार एवं सम्मान। तो ये वाला जो पार्ट है, मतलब आपको इस बुक के ओनली 34 पन्ने पढ़ने हैं। उसके बाद वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि आपके एग्जाम में ओनली राजस्थान करंट आएगा, और वो भी ओनली साइंस वालों के एग्जाम में करंट आ रहा है। ठीक है। बाकी लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि है तो राजस्थान जी के ही ना, बट अगर उनके पास टाइम नहीं है जैसे ज्योग्राफी और होम साइंस वाले, तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो इस सीरीज़ को। बट साइंस वालों के लिए तो ये मस्ट है, क्योंकि उनकी करंट आ रही है इस बार। ठीक है। तो आपको यही बताना था, ये बुक लेके आओ तो कम से कम 34 पेपर ही पढ़ने, तो और वो 34 में अपनी लैंग्वेज में, आपको जितना ईजी होगा। मैं आपको इस चैनल पे करवाने के लिए पहले ही बोल चुकी हूँ। तो चलो देखते हैं। बाकी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम कितना करना है कितना नहीं, तो उनके लिए मैंने बोल दिया है ना। अगर आपसे हो जाए तो देखो, जून में आपका एग्जाम है, तो ऑब्वियस से पेपर मई तक तो बन ही जाएगा। ठीक है। तो आप 2021 अप्रैल से लेकर के अभी तक अप्रैल तक का कर लो, अगर आप में इतना करने की हिम्मत है तो, क्योंकि आपको बहुत सारा पढ़ना है। ठीक है। पर मेरी बात मानो तो कम से कम अक्टूबर के बाद में अब तक का तो कर ही लो। ठीक है। तो अगर 6 मंथ का भी आप अच्छे से कर लोगे तो भी बढ़िया है। और अगर कोई सोच रहा है कि मेरी बाकी सब ठीक है, मैं करंट को थोड़ा बहुत ही देखना चाहता हूँ, तो फिर उनके लिए एक ही एडवाइस है कि आप ओनली फेब का और मार्च का कर लो। अगर करंट के 10 सवाल आते हैं तो कम से कम 4 एक सवाल तो यहाँ से फंसेंगे ही ना, क्योंकि ये तो लेटेस्ट है। ठीक है। और अगर फिर भी अगर किसी के पास और टाइम हो तो आप फेब मार्च और जनवरी का कर सकते हो, मतलब 2022 का। बाकी आप 2021 में मत जाना। तो अब आपको मैंने बता दिया कैसे करंट करना है। ठीक है। तो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब ये वीडियो कितनी लंबी होगी मुझे नहीं पता, बट एक वीडियो के अंदर राजस्थान परिदृश्य बताने वाली हूँ मैं आपको, उसके बाद में राजस्थान का बजट, और उसके बाद में राजस्थान आर्थिक समीक्षा। ठीक है। तो 3 वीडियो आएंगी। 3 वीडियो के अंदर मैं आपका फरवरी और मार्च का करंट क्लियर करवा दूंगी, मतलब आपका करवा दूंगी। उसके बाद में एक चीज़ ध्यान रखना, अगर किसी ने ये 3 वीडियो देख के इतने सवाल भी कर लिए ना, आपकी करंट अगर फेवर मार्क्स से कोई सवाल आता है, डेफिनेटली 100% श्योर हूँ इस बुक से आउट नहीं जाएगा। चाहे बड़ा सा बड़ा एग्जाम हो, कोई सा भी हो, जैसे RS वगैरह के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, हर जगह करंट मूवमेंट से ही उठाई जाती है एज इट इज़। तो लेबर असिस्टेंट पेपर में भी पूरी उम्मीद है कि मूवमेंट से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि करंट ना करंट होती है। ठीक है। आप मूवमेंट से पढ़ो या फिर क्रोनोलॉजी से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, पर ध्यान रखना ओनली राजस्थान का ही पढ़ना है। ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो अभी अब आपको मैंने बहुत कुछ समझा दिया है। ठीक है। आई होप आपको सब चीज़ क्लियर हो गई होंगी। फिर भी ना हुई तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको अच्छा लगे, ये समझ में आए करंट, ठीक है, क्योंकि एक बार क्या है ना, मैं आपको समझा दूँ, उसके बाद में आप अगर बुक से भी पढ़ोगे रिवीजन के पर्पज़ से, तो भी आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक तो क्या है, समझ में नहीं आता इस बुक में इंपॉर्टेंट क्या है और हम किसे छोड़ सकते हैं, राइट। इसी वजह से आपको मैं करवा रही हूँ ये, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। और थोड़ा आपको अगर मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये वीडियोस आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि राजस्थान करंट अफेयर्स जिनके भी एग्ज़ाम में आए, चाहे वो वीडियो मेन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर अभी सेकंड ग्रेड आने वाली है, ठीक है, रीट वालों को, अभी फर्स्ट पेपर में तो नहीं आ रही खैर, बट सेकंड ग्रेड वालों को, फर्स्ट ग्रेड वालों को, या जो भी राजस्थान के
क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले हो, वैसे आपकी बड़ी बहन, बड़ी सिस्टर या फिर आपके भाई मतलब जान पहचान में अगर कोई हो तो आप उनको ज़रूर ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हो। आप मुझे थैंक यू बोलने की जगह आप एक काम किया कीजिए, उन तक ये वीडियो शेयर कर दिया कीजिए, उनको हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो भी देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अपने आप कर देंगे। ओके, तो ये तो हो गया इंट्रो। अब पूरी क्लास चलने वाली है, 1 घंटे तो मिनिमम चलेगी चलेगी। सब लोग शांति से पेशेंस के साथ देखना। करंट अफेयर्स में काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़े बट फिर भी आपके लिए तो करना बनता ही था। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में प्रदेश में नए जिलों के गठन और उनकी आवश्यकता के आकलन के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है कब बनाया, तो ध्यान रखना मार्च 2022 में। और किसे बनाया गया था, तो राम लुभाया को बनाया गया था। राम लुभाया कौन थे, पहले ये आईएएस के पद पे रह चुके हैं, आईएएस पद से ये सेवानिवृत्त मतलब रिटायरमेंट के बाद में अब इनको नए जिलों के गठन के लिए कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष के रूप में इनको बनाया किसने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। ठीक है, इस पेपर पे आपको यही 2-3 चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मार्च 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि 6 मार्च, पहली चीज़ तो यही पूछी जा सकती है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कब बने। तो ध्यान रखना 6 मार्च 2022 को। और कौन बने थे, तो ध्यान रखना जस्टिस नरेंद्र मोहन श्रीवास्तव। और जो जस्टिस नरेंद्र मोहन श्रीवास्तव है किन की जगह बने थे, तो ये AK कुरैशी की जगह बने थे। मतलब इनसे पहले जो राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश थे वो थे AK कुरैशी। AK कुरैशी के सेवानिवृत्ति हो जाने के बाद मतलब रिटायरमेंट के बाद में, क्योंकि आपको पता है सीनियरिटी देखी जाती है, तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश थे वो थे NM श्रीवास्तव। इसी वजह से NM श्रीवास्तव को इन्होंने जो है मुख्य न्यायाधीश बना दिया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 6 मार्च 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, जस्टिस नरेंद्र मोहन श्रीवास्तव बने थे। किसके स्थान पर बने थे, तो AK कुरैशी के स्थान पर बने थे। AK कुरैशी सेवा रिटायरमेंट के बाद में वरिष्ठतम न्यायाधीश जो थे वो NM श्रीवास्तव थे, इसी वजह से इन्हीं को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। थर्ड क्वेश्चन है, राज्य सरकार मार्च 2022 में की गई बोर्ड आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति में किन राजनेताओं को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर ध्यान रखना कैबिनेट मंत्री का दर्जा किस किस को मिला है। तो कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा है वो चंद्रभान ब्रजकिशोर को, रामेश्वर डूडी को, और तो आपको मैंने बता दिया कि चंद्रभान ब्रजकिशोर शर्मा और रामेश्वर डूडी ये 3 नाम ऐसे हैं जिनको इनको कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया है। ठीक है, अब ये कौन से बोर्डों के अध्यक्ष थे कि इनको कैबिनेट मंत्री के रूप में दर्जा दिया है। तो ध्यान रखना जो चंद्रभान थे वो 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है, 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष कौन है, ऐसे करके भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना चंद्रभान। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखना ब्रजकिशोर शर्मा। स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखना रामेश्वर डूडी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। ठीक है, तो 3 चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा 3 लोगों को दिया, चंद्रभान जी को, ब्रजकिशोर शर्मा को, रामेश्वर डूडी को। चंद्रभान जो थे वो 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष थे। ब्रजकिशोर शर्मा जो थे वो खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यक्ष थे, और जो रामेश्वर डूडी हैं वो हैं स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष। ठीक है, तो आपको यही चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर प्रदेश के किस शिक्षाविद को प्रतिष्ठित विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहली बात राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। ठीक है, अब 28 फरवरी 2022 को कौन से ऐसे शिक्षाविद थे जिनको क्या मिला है, तो जिनको विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड मिला। और ये अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है, ध्यान रखना ये दिया जाता है रमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन की ओर से। ठीक है, ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड मिला किसको है, तो डॉक्टर GS मेनारिया को। अब इन्होंने ऐसा काम क्या किया कि इनको अवार्ड दिया गया, हमें तो नहीं मिलते राइट। तो डॉक्टर GS मेनारिया को अवार्ड इसलिए मिला था क्योंकि इन्होंने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा काम किया। इन्होंने इनोवेटिव मेथडोलॉजी इन फिजिक्स के जरिए भौतिक विज्ञान शिक्षा के नवाचार में उनके प्रभावी प्रयास किए। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना ध्यान रख सकते हो कि इन्होंने इनोवेटिव मेथडोलॉजी इन फिजिक्स को प्रतिपादित किया, जिसकी वजह से भौतिक विज्ञान के शिक्षा में एक नवाचार
देखने को मिला है। और इनके इसी अच्छे काम की वजह से इनको जो रमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन की ओर से विक्रम साराभाई टीचर साइंटिस्ट नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर है उसको इनोवेशन अवार्ड 2022 मिला है। ठीक है। तो इनोवेशन अवार्ड 2022 किससे मिला है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर को मिला है। और क्यों मिला है ये चीज़ तो जाननी ही है। तो सबसे पहले एक चीज़ ये पे ध्यान रखना कि इनको गोल्ड कैटेगरी से सम्मानित किया गया है। और इनको क्या है ना, ये अवार्ड स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र की सहायता करने और विविध क्षेत्रों और अन्य संबंध गतिविधियों में नवाचार को बढ़ावा देने में एक मजबूत भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान को इनोवेशन अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे भी पूछा जा सकता है इनोवेशन अवार्ड 2022 किसको मिला है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। और ऐसे भी पूछा जा सकता है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है? तो जयपुर में। ये अवार्ड इनको दिया गया 4 मार्च को। ठीक है। नई दिल्ली में जो हाइब्रिड मोड है वहाँ पर प्रोग्राम आयोजित हुआ था, वहाँ पर इनको अवार्ड मिला। और ये अवार्ड मिला क्यों है? क्योंकि इन्होंने पारिस्थितिक तंत्र की सहायता करने और विविध क्षेत्रों अन्य संबंध गतिविधियों में नवाचार को बढ़ावा देने में एक मजबूत भूमिका निभाई है। इतना ध्यान रख लो, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा अपनी पारिस्थितिक तंत्र को लेके। ठीक है। बाकी इतना तो ध्यान रखना ही है कि इनोवेशन अवार्ड किसे मिला है। ठीक है। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत निगम को नेशनल सेफ्टी अवार्ड। अब आपसे कोई पूछ ले नेशनल सेफ्टी अवार्ड किसे मिला है? तो ध्यान रखना, विद्युत निगम को नेशनल सेफ्टी अवार्ड मिला है। ठीक है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार के रनरअप के लिए पुरस्कृत किया है। तो देखो, ये नेशनल सेफ्टी अवार्ड दिया किसने? तो ध्यान रखना, केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने। ठीक है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में 8 मार्च को ये प्रोग्राम हुआ था जहाँ पर इनको अवार्ड दिया गया। बट ये आपके इतने काम की चीज़ नहीं है, आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से पुरस्कृत किया। ठीक है, मतलब दिया था। और ज़्यादा है तो ये ध्यान रख सकते हो कि दिल्ली के विज्ञान भवन में 8 मार्च को ये आयोजित हुआ था। और इस समारोह के अंदर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक RK शर्मा व अन्य अधिकारियों को पुरस्कृत किया। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ से ये निकल के आती है, आपसे पूछा जा सकता है केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, आपको पता होना भी चाहिए, बताओ जल्दी से केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? तो ध्यान रखना, भूपेंद्र यादव। ठीक है। अब आप कोई भी फंक्शन होता है तो बड़े से बड़े इंसान लोग को बुलाया जाता है ना, मतलब पद में बड़े, आप साइज में बड़ों को मत बुला लेना। तो इन्होंने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव को बुलाया था, उन्हीं के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के ओलंपिक पैरालंपिक विजेताओं को किया सम्मानित। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने देखा होगा बहुत सारी वैकेंसीज में लिखा आता है ना, चर्चित व्यक्ति और चर्चित खेल वगैरह। ठीक है। तो ध्यान रखना, ये चर्चित व्यक्तियों में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं खिलाड़ियों से रिलेटेड। तो 20 मार्च 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चीफ नरेंद्र ध्रुव बन्ना ने राजस्थान ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को पदक वितरण किए। पहली बात ये प्रोग्राम कब हुआ? तो ये हुआ था 20 मार्च 2022 को। ठीक है। 20 मार्च 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चीफ नरेंद्र ध्रुव बन्ना ने राजस्थान में जो ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण है, ठीक है, वहाँ पे जो विजेता थे उनको पदक दिए गए। किसके द्वारा? तो ध्यान रखना, चीफ नरेंद्र ध्रुव बन्ना के द्वारा। अब देखो ये अवार्ड, और एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो अजीत सिंह राठौड़ है वो वर्तमान में राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और अरुण सारस्वत जो है उपाध्यक्ष। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है वो कौन है? तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि राजस्थान, क्योंकि क्या है ना, ध्यान नहीं देते इन छोटी छोटी चीज़ों पे, बट वाकई में इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इतना अच्छे से बता रही हूँ मैं। ठीक है। तो राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष आपको पूछे तो वो हो जाएंगे अजीत सिंह राठौड़, और अगर उपाध्यक्ष पूछे आपसे तो वो है अरुण सारस्वत। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, अगर आपसे अध्यक्ष पूछे तो अजीत सिंह है और उपाध्यक्ष पूछे तो अरुण सारस्वत है।
किसके? राजस्थान ओलंपिक संघ की। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मैंने ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट लिख दिया, क्योंकि जो सम्मानित होने वाले खिलाड़ी है वो कौन कौन है, तो ध्यान रखना कृष्णा नागर, बहुत बार ऐसे पूछ लेते हैं कृष्णा नागर कौन से गेम से संबंधित है, तो ध्यान रखना बैडमिंटन से। ठीक है, और इनको क्या मिला था, तो कृष्णा नागर ने बैडमिंटन गेम में गोल्ड मेडल जीता था, इसी वजह से इनको सम्मानित किया गया है। अवनी लेकरा, बहुत बार ऐसे भी पूछा जाता है स्वर्ण निम्नलिखित में से कौन है जो मतलब शूटर गेम से संबंधित है, तो शूटर वाले गेम से अवनी लखेरा संबंधित है, आगे मैं आपको बता दूंगी, आगे इसमें डिटेल में दे रखा है। तो अवनी लेकरा स्वर्ण और कांस्य पदक जीते थे। देवेंद्र कुमार झाझड़िया पैरा ओलंपिक रजत पदक विजेता है। ठीक है, सुंदर सिंह गुर्जर जेवलिन थ्रो में। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से खिलाड़ी कौन से गेम से संबंधित है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक प्रतिभागी अपूर्वी चंदेला को भी शूटिंग की वजह से ही जाना जाता है। भावना जाट मैराथन, अर्जुन लाल जाट रोवर, दिव्यांश सिंह पवार शूटिंग, संदीप चौधरी पैरा एथलीट और श्याम सुंदर स्वामी। तो देखो इसमें ना आपको इतने खिलाड़ी के नाम याद रहे ना रहे, बट अब कृष्णा नागर के बारे में, अवनी लेखरा के नाम बारे में, देवेंद्र कुमार और फिर एक सेकंड अपूर्वी चंदेला, इन चार के बारे में तो आपको पता रहना ही चाहिए। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022 में, मतलब स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022 का आयोजन किया गया, जहाँ पे 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रदेश मतलब अपने राज्य के, ठीक है, प्रदेश के पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, बताओ, कृष्णा नागर। ठीक है, कृष्णा नागर जो हैं वो स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022 में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। ठीक है, राजस्थान पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन में 2 गोल्ड सहित कुल 4 पदक जीते थे। भारतीय दल ने टूर्नामेंट में कुल 34 पदक जीते हैं, इनमें 11 स्वर्ण है, 7 रजत और 16 कांस्य पदक है। आपको इतना तो ध्यान रखना ही है कि जो स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022 आयोजित हुई है, उसके अंदर 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रदेश के ओलंपिक खिलाड़ी कौन है, तो ध्यान रखना कृष्णा नागर है। और कृष्णा नागर आपको पता है बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान रखना, इन्होंने 2 गोल्ड मिलाकर कुल 4 पदक जीते थे, है ना। पर भारतीय दल, जैसे आपको पता है कि बाहर विदेशों में जब गेम वगैरह होते हैं तो भारत से काफ़ी सारी टीम्स आती है, भारत का पूरा दल जाता है, तो भारतीय दल ने मिलकर 34 कुल पदक जीते थे। 34 में से 11 स्वर्ण थे, 7 रजत थे, 16 कांस्य थे। आपको याद रहे या नहीं रहे, आपको ये चीज़ पक्का याद रहनी चाहिए कि स्पेनिश पैरा बैडमिंटन 2022 में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रदेश के पैरा ओलंपिक खिलाड़ी कृष्णा नागर थे। इन्होंने जीते तो 4 थे, बट उनमें से 2 जो थे वो गोल्ड के थे। और इनसे ये किस गेम से संबंधित है, तो ध्यान रखना ये संबंधित है बैडमिंटन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20-25 मार्च 2022 को जयपुर में आयोजित 50वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो ध्यान रखना पहली बात तो यही कि 50वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता जो है वो कब आयोजित की गई। ठीक है, तो 50वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता जो है वो 20 और 25 मार्च 2022 को आयोजित की गई। कहाँ पर आयोजित की गई, ध्यान रखना जयपुर में। तो आप लोग एक लाइन पढ़ रहे हो ना, तो आपको जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना कि हो सकता है ऐसे पूछ ले, ऐसे पूछ ले, ऐसे पूछ ले, ये सब चीज़ें कब डेवलप होती है, जब आप बहुत सारे सवाल देखते हो कि यार हाँ ऐसे भी पूछा जा सकता है। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ते हो या कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो और आपको पता है वाह ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, राइट, तो आप उसमें इंटरेस्ट दिखाओगे ना, तो आपको अपने आप पेपर बोलेगा चिल्ला के, ओ मैं भी पेपर में आ सकता हूँ। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस बोलेगा या आपके नोट्स कॉन्सेप्ट्स की, यार मैं इंपॉर्टेंट हूँ मुझे याद कर ले अच्छे से, तो ये सब चीज़ें बेटो एक्सपीरियंस से आती है। ठीक है, तो देखो 20-25 अभी यहाँ से 3 सवाल बन गए। अभी किसी ने एज इट इज़ रख लिया है ना कि 20-25 मार्च 2022 को जयपुर में आयोजित 50वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो सुखवीर सिंह। ऐसे भूल जाओगे आप। अगर एज इट इज़ किसी ने रट्टा मारने में एक्सपर्ट भी है, आपको याद भी रह गया, तो सेम सवाल दिखा तो टिक करोगे, अदरवाइज थोड़ा भी घुमा के पूछ लिया तो गलत करोगे। बट नहीं, आपको ये सवाल आता है, देखो ऐसे पूछा जा सकता है 50वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता कहाँ हुई थी और कब हुई थी, तो ध्यान रखना जयपुर में हुई थी और 20-25 मार्च को आयोजित की गई, राइट। ऐसे पूछ सकते हैं वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था, तो ध्यान रखना सुखवीर सिंह थे। और सुखवीर सिंह जो थे वो राजस्थान की टीम में थे और राजस्थान ने कौन सा पदक जीता था, तो राजस्थान ने रजत पदक जीता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में रहनी चाहिए। और जो स्वर्ण पदक है वो किसने जीता था, तो वो टीम सर्विसेज ने जीता था।
था। ऐसे आप इनको कंबाइन करके पढ़ोगे ना, आपके माइंड में भी ये चीज़ें रिटेन रहेगी। आपको भी पता है मैं ये बुक कब लाई थी, है ना, मैंने एक वीडियो बना के डाला था आई थिंक 2 दिन पहले कि ये 25 रुपये की बुक है और काफ़ी अच्छी बुक है, राइट। तो देखो मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही, बट फिर भी मैंने इसको एक दिन में रीड आउट कर लिया। तो मैं जब रीड आउट कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। और जब तक आप इस बुक को 2 बार 3 बार नहीं पढ़ोगे ना, ये सवाल आपको याद नहीं रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 मार्च 2022 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, तो अगर किसी को नहीं पता राष्ट्रपति कौन है तो ध्यान रखना, श्री रामनाथ कोविंद ने प्रदेश के कितने लोगों को पद्म सम्मान प्रदान किया है। तो देखो 21 मार्च 2022 को आपको भी पता है अभी अवार्ड मिल रहे थे ना राष्ट्रपति भवन के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा। तो बात ऐसी है कि 21 मार्च 2022 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने प्रदेश के कितने लोगों को पद्म सम्मान प्रदान किया, तो ध्यान रखना 5 लोगों को। अब इतना सा पढ़ के किसी ने छोड़ दिया तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। तो इतना पढ़ लिया तो ये भी देख लो एक बार कि 5 लोग कौन कौन से थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 21 मार्च को राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य पद्म सम्मान समारोह में राजस्थान के पैरा एथलीट जेवलिन थ्रोअर, अभी मैंने आपको बताया था ना कि देवेंद्र झाझड़िया के बारे में ध्यान रखना, वो इसीलिए बताया था क्योंकि उनका नाम यहाँ पे भी है, और पूर्व सिविल सेवक मतलब पहले ये सिविल सेवा कर चुके हैं, श्री राजीव महर्षि को पद्म भूषण। उसके अलावा वहीं राजस्थान के जयपुर की जो पैरा खिलाड़ी शूटर है सुश्री अवनी लखेरा, ठीक है, और कला के क्षेत्र में फिल्म निर्माता एवं निर्देशक जो ये सिरोही के निवासी, कभी कभी पूछ लेते हैं ना कि जैसे कि किसी का नाम दे दिया पूछ लिया ये कहाँ से संबंधित है, तो ध्यान रखना आपसे पूछा जा सकता है कि श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी कहाँ से संबंधित है, तो ध्यान रखना सिरोही से। और भरतपुर के संगीत और नौटंकी कला के नामचीन हस्ती श्री राम दयाल शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो कुछ समझ में आया। वो 5 नाम कौन से थे जिनको अवार्ड मिला है। पहला नाम देवेंद्र झाझड़िया, इनको क्यों मिला है क्योंकि ये जेवलिन थ्रोअर, मतलब ये तो खैर गेम है, जेवलिन थ्रोअर पर पता है ना आपको, इन्होंने अवार्ड जीते हैं। दूसरा मिला है राजीव महर्षि को, तीसरा मिला है अवनी लखेरा को, चौथा मिला है चंद्र प्रकाश द्विवेदी को, और 5वें जो थे वो भरतपुर से संबंधित है राम दयाल शर्मा को, ठीक है। तो ये 5 नाम, और इनको क्यों मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, ये तो ध्यान रखना, मतलब इनका काम क्या है। जैसे कि देवेंद्र झाझड़िया गेम से रिलेटेड है, जेवलिन थ्रोअर से। राजीव महर्षि सिविल सेवक थे। सुश्री अवनी लखेरा जो है वो शूटर थे, ठीक है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो थे वो फिल्म निर्माता है। भरतपुर से जिनको अवार्ड, मतलब भरतपुर के जो थे राम दयाल शर्मा, इनको अवार्ड क्यों मिला है क्योंकि ये संगीत और नौटंकी कला के नामचीन हस्ती थे। तो आपको ऐसे पढ़ना आना चाहिए, जब जिस दिन ऐसे पढ़ने सीख जाओगे ना, समझ लो आप कंपटीशन में बहुत अच्छा करने वाले हो, ठीक है। और नहीं आता तो कोई बात नहीं, सीख जाओगे। मैं आपके ये भी बोल के फ्री हो सकते थे कि 25 रुपये की बुक कल और पढ़ो, पर नहीं, मुझे लगा अभी आपने शुरू किया है तो थोड़ी हेल्प कर लेनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पैरा ओलंपिक खेलों में 3 मेडल जीतने वाले राजस्थान के जेवलिन थ्रोअर श्री देवेंद्र झाझड़िया खेल के क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा खिलाड़ी हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 में भी श्री देवेंद्र झाझड़िया ने सिल्वर मेडल जीता था। तो क्यों मिला है इनको अवार्ड, वही इस चीज़ में बताया गया है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ध्यान रखना, जो श्री देवेंद्र झाझड़िया हैं उनको तीन मेडल जीते हैं उन्होंने, ठीक है, पैरा ओलंपिक खेलों में। और वो तीन मेडल जीतने की वजह से ही इनको इतना बड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जेवलिन थ्रोअर, आपको पहली बात तो ये कि श्री देवेंद्र झाझड़िया कौन से गेम से संबंधित है, तो जेवलिन थ्रोअर, ठीक है। इनको पैरा ओलंपिक खेलों में 3 मेडल जीतने की वजह से अवार्ड दिया गया और इनको पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। और पैरा ओलंपिक में मिलने वाले, मतलब ऑब्वियसली इन्होंने पैरा ओलंपिक के अंदर गेम अवार्ड जीते हैं, तो ये पैरा खिलाड़ी कहलाएंगे। तो ये पहले पैरा खिलाड़ी हैं जिनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है अब तक, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ पे। और इन्होंने क्या है, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स गेम्स जो कि 2020 में हुए थे, ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पर भी गेम खेला था, बट उस टाइम पर इनको ओनली सिल्वर मेडल मिला था। बाकी सेकंड नाम मैंने आपको बताया था कि जो IAS रह चुके हैं उनको अवार्ड मिला है, ठीक है, राजीव महर्षि को। तो इसमें इतना कुछ ध्यान रखने वाली बात है नहीं। बाकी सेकंड क्वेश्चन था, मतलब सेकंड नाम नहीं, थर्ड नाम हो गया, ये थर्ड नाम था सुश्री अवनी लखेरा का। तो ध्यान रखना, इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम के अंदर जब 2020 में, जहाँ पर देवेंद्र झाझड़िया ने ओनली रजत मतलब सिल्वर मेडल जीता था, वहाँ पर इन्होंने वीमेंस 10 मीटर एयर राइफल
1 मिनट आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट आपको मैंने ये PDF ना ग्रुप में शेयर की है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। स्टैंडिंग इवेंट में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत कर रिकॉर्ड कायम किया था। तो जो सुश्री अवनी लखेरा, इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स जब गेम हुए थे 2020 में, तो इन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत कर रिकॉर्ड कायम किया था। बहुत बड़ी बात है ये, ध्यान रखना। यहाँ से 1-2 सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे टोक्यो पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था? ध्यान रखना, अवनी लखेरा ने, ठीक है। या फिर आपका नाम दे के पूछा जा सकता है ये कौन से गेम से रिलेटेड है, तो ध्यान रखना एयर राइफल से। टोक्यो पैरा ओलंपिक में ही सुश्री लेखरा ने दूसरे मेडल के तौर पे ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। मतलब जब ये टोक्यो वाले हुए थे तो इसमें एक तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, दूसरा इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मतलब कांस्य पदक जीता था। 2 पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। ऐसा भी पूछा जा सकता है टोक्यो पैरा ओलंपिक के दौरान कौन सी महिला थी जो 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी? तो ध्यान रखना उस टाइम पे नाम आएगा सुश्री अवनी लेखरा। देखो कितनी अच्छी बात है ना, मतलब ऐसे। और एक बार बताऊँ, बोरिंग लगती है जीके, साइंस वालों को तो बहुत लगती है। ऐसा नहीं है कि मैं आर्ट्स से हूँ, आपको भी पता है मैं साइंस से हूँ, मेरे को भी लगती है, बट आप अगर जीके को टाइम दोगे ना तो जीके वाकई में इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, ठीक है। राजस्थान के सिरोही जिले के दोदुआ में जन्मे फिल्म निर्माता, मैंने अभी आपको बताया था कि जो फिल्म निर्माता है चंद्र प्रकाश द्विवेदी, उनको भी पद्म श्री से नवाजा गया है, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं? तो ध्यान रखना ये दोदुआ गांव के हैं, और दोदुआ गांव कहाँ पड़ता है? तो सिरोही जिले में पड़ता है, ठीक है। और इन्होंने टेलीविजन धारावाहिक में काफ़ी काम किया है, इन्होंने मृत्युंजय जैसी वेब सीरीज़ में भी काम किया है। तो इन्होंने मतलब काफ़ी जैसे चाणक्य हो गया, तो वैसे ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको इतना पता होना चाहिए कि जो चंद्र प्रकाश द्विवेदी हैं वो जो है फिल्म निर्माता निर्देशक हैं, ठीक है। राजस्थान के भरतपुर के नामचीन नौटंकी कलाकार, ये मैंने आपको बताया था कि जो अभी आपको बोला था ना 5 लोगों को अवार्ड मिला है, तो उसमें 5th नाम मैंने इन्हीं का ही लिया था। इनका नाम है रामदयाल शर्मा। ये भरतपुर के नामचीन नौटंकी कलाकार थे और इनको राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये कहाँ से संबंध रखते हैं? तो ध्यान रखना रहस धारी घराना सामई खेड़ा, ठीक है। रहस धारी घराना सामई खेड़ा से ताल्लुकात रखते हैं। श्री शर्मा को इससे पहले संगीत नाटक अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। इनको पहले भी अवार्ड मिला है, पर किस चीज़ का? संगीत नाटक अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। राजस्थान में इन्हें, अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में इन्हें ब्रज कोकिला और ब्रज, यहाँ पे आई थिंक पपीहा है, ठीक है। तो ब्रज कोकिला और ब्रज पपीहा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बतौर एक्सपर्ट कई वर्षों तक काम किया था। श्री रामदयाल शर्मा नौटंकी, भगत, रासलीला और रसिया से जुड़े कला क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखना कि राजस्थान में ब्रज कोकिला और ब्रज पपीहा के नाम से किसको जाना जाता है? तो ध्यान रखना जिनको अभी अवार्ड भी मिला है, ठीक है, रामदयाल शर्मा को। तो ये मैंने आपको चर्चित व्यक्ति कौन रहे हैं मार्च के अंदर, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में मैं आपको चर्चित स्थान बताने वाली हूँ। ऐसे ही करके जो राजस्थान परिदृश्य पहला टॉपिक, आई होप इस वीडियो में मैं कंप्लीट कर पाऊँ। 30 मिनट्स की वीडियो तो हो गई है, बट मैं नहीं चाहती आप टुकड़ों में देखो और आपका टाइम वेस्ट हो, इसी वजह से सोचा कि कंटिन्यू करते हैं, जितना हो पाएगा उतना तो करते हैं, ओके। तो पहला क्वेश्चन है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2 अप्रैल 2022 को किया? अब देखो यहाँ ये लैंग्वेज इस तरह से इसलिए लिखी जाती है ताकि जितना हो सके उतना मैटर आप तक पहुंचाया जा सके, राइट। तो देखो जैविक खेती से रिलेटेड ये बात है। तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए श्री राम शांताय, पहली चीज़ तो यही ध्यान रखनी है कि जो जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है, उनसे श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र का जो लोकार्पण है, देखो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र का क्या किया है? लोकार्पण किया है। तो किसने किया है? एक चीज़ ध्यान रखना, कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र तोमर, ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। तो इन्होंने ही इसका लोकार्पण किया है। कब किया है? तो ध्यान रखना 2 अप्रैल 2022 को किया है, ठीक है। और कहाँ पर, अभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है वो कहाँ पर बन रहा है, राइट। तो ध्यान रखना जाखोड़ा गांव कोटा में।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो किस तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, डेट भी ध्यान रखनी है, कब किया गया लोकार्पण, 2 अप्रैल 2022 को। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके अंदर जो अध्यक्षता की थी ना, तो अध्यक्षता तो कही है कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने। और लोकार्पण किसके द्वारा किया गया, तो लोकार्पण के लिए इन्होंने अभी जैसे यहाँ पर तो इन्होंने दोनों का नाम दे दिया, बट अगर आपको ऑप्शंस देके पूछे जाए तो ध्यान रखना, लोकार्पण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था और कार्यक्रम की अध्यक्षता किन्होंने संभाली थी, तो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, बाड़मेर स्थित किस एयरफोर्स स्टेशन को रक्षा मंत्रालय ने नागरिक हवाई अड्डे सिविल एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दी है। तो आपको भी पता है कि बाड़मेर जैसलमेर यहाँ पे सीमा की तरफ ओनली एयरफोर्स स्टेशन भी है, राइट, क्योंकि वहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन का मतलब ये ओनली जवान ही जा सकते थे। अब ये मत बोलना हम भी जवान हैं, नहीं, ये हमारे देश की जवान है, ठीक है, जो हमारे लिए सरहद पे दिन रात एक करते हैं, ठीक है, इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। देखो बाड़मेर स्थित यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन है, तो जो एयरफोर्स स्टेशन है रक्षा मंत्रालय ने बोला है कि इसको हम नागरिक हवाई अड्डे के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो वो एयरफोर्स स्टेशन कौन सा है जिसको अब ये नागरिक हवाई अड्डे मतलब सिविल एयरपोर्ट बनाने वाले हैं, क्योंकि नागरिक हवाई अड्डे बना देंगे तो वहाँ पे नागरिक जाएंगे, ऑब्वियस है, अब तक सिर्फ एयरफोर्स वाले जाते थे। तो उसका नाम है उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन बाड़मेर। बहुत बार ऐसा लगता है ना कि उत्तर लिखा हुआ है फिर लाइव लिखा हुआ है, नहीं, ये एक ही वर्ड है। तो नाम हो जाएगा उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन बाड़मेर, ठीक है। तो उत्तरलाई, अब आपसे से भी पूछा जा सकता है कि बाड़मेर का ऑब्वियस है कि उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन कहाँ पर है, ध्यान रखना बाड़मेर में है और ये एक प्रकार का एयरफोर्स स्टेशन था। बट अभी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसको हम नागरिक हवाई अड्डे में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो देखो रक्षा मंत्रालय ने बाड़मेर स्थित उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन में नागरिक हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही बाड़मेर से नागरिक उड़ानें शुरू हो सकेंगी। तो ऑब्वियस है जब नागरिक हवाई अड्डा बन जाएगा तो वहाँ के नागरिकों को दिक्कत नहीं होगी, अगर उनको कहीं जाना होगा फटाफट से तो वो उड़ान भर सकते हैं, राइट। रक्षा मंत्रालय ने उड़े देश का आम नागरिक, अब देखो किस योजना के तहत उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन को सिविल एयरपोर्ट में कन्वर्ट किया है, तो वो जो योजना है वो है उड़े देश का आम नागरिक। अब आप लोग मत उड़ने लग जाना, बोलो कि हाँ रक्षा एक योजना चलाइए भाई रक्षा मंत्रालय के द्वारा, उड़े देश का आम नागरिक। हम तो आज से किसी की नहीं सुनेंगे, अपने मन की सुनेंगे, हवा में उड़ेंगे, ठीक है, नहीं, जितना जमीन पे पैर रखोगे उतना सक्सेस होगे। तो उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के तहत यहाँ नागरिक हवाई अड्डे को हरी झंडी दी है। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टेशन के पास अस्थायी टर्मिनल बिल्डिंग तैयार करेगा। अब ऑब्वियस है वहाँ एयरपोर्ट बनेगा तो बिल्डिंग तो बनेगी, पर आपको इतना ध्यान रखना है कि जो उड़े देश का आम नागरिक योजना चलाई है उसके अंतर्गत ये डिसीजन लिया गया है कि जो एयरफोर्स स्टेशन है उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन उसको सिविल एयरपोर्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और ये प्रदेश का 8वां नागरिक हवाई अड्डा है। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये प्रदेश का 8वां हवाई अड्डा है, क्योंकि प्रदेश मतलब राजस्थान, इसका मतलब ये हो गया कि राजस्थान में 7 नागरिक हवाई अड्डे ऑलरेडी हैं। जैसे कि आपको पता होगा जयपुर में सागानेर हवाई अड्डा, और आपको ये नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा हवाई अड्डा कहाँ है। मैंने PYQs करवाए इसलिए मुझे ध्यान है, तो जा करके आप एक बार जरूर देख लेना कि 7 हवाई अड्डे कौन कौन से हैं राजस्थान में और कहाँ कहाँ पर है। अब इंदिरा शक्ति ऐप के बारे में देखते हैं। इंदिरा शक्ति ऐप में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें है, तो देखो आजकल आपको भी पता है कि आपकी बहनें और लड़कियों को ज़्यादा ही तो मुश्किलों में फंस जाती है, इतनी सेफ नहीं है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस की ओर से इंदिरा शक्ति ऐप का उद्घाटन किया है। कब? 9 मार्च को लॉन्च किया है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछ ले इंदिरा शक्ति ऐप को लॉन्च कब किया गया, तो ध्यान रखना 9 मार्च को लॉन्च किया गया। किसने किया, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि प्रदेश की ये ऐप महिलाओं की छेड़खानी, दुष्कर्म और यौन प्रताड़ना जैसी शिकायतों पर सुरक्षा उपलब्ध कराएगा। इस ऐप में क्या होगा ना कि 4 नंबर मतलब 4 सेकंड तक बटन दबाए रखने पर तत्काल सहायता मिलेगी। महिला कोई भी 4 नंबर फ़ोन में ऐड कर सकती है, मतलब नंबर कोड ऐड कर सकती है। तो देखो इंदिरा शक्ति ऐप जो है बेसिकली महिलाओं के लिए बनाया गया है कि अगर महिलाएं कभी प्रॉब्लम में फंस जाएं तो वो सिर्फ 4 सेकंड तक भी अगर बटन प्रेस कर देती हैं तो उनकी सहायता के लिए वहाँ कोई ना कोई आ ही जाएगा डेफिनेटली, और ये एक अच्छा कदम है, ठीक है। तो बात ऐसी है कि इसमें महिलाएं क्या करेगी, इस ऐप के अंदर कम से कम 4 नंबर जो है वो ऐड कर सकती हैं। और जब खतरा, अगर उनको लगा कि भाई मैं डेंजर में हूँ या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन्हें क्या करना है, ओनली वॉल्यूम का बटन जो है वो 4 सेकंड के लिए दबाए रखना है। और जो 4 नंबर इन्होंने इसमें डाले हैं, जैसे मान लो किसी के भी जैसे घर वालों के या
जैसे पुलिस थाना वगैरह है, तो कहने का मतलब यहाँ पे 4 नंबर ऐड होंगे। उन चारों नंबर पे ही उनका मैसेज चला जाएगा, वो भी लोकेशन के साथ में, ताकि उनकी लोकेशन पे मतलब जो हेल्प करने वाले हैं वो पहुंचकर उनकी हेल्प कर सके और उनको उस दुविधा से और उस प्रॉब्लम से बचाया जा सके। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार द्वारा सर्वश्रेष्ठ राज्यों में दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखो मार्च 2022 में क्या है ना कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए हैं ना, तो जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया, आपसे ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य वाला जो पुरस्कार है वो आपके और हमारे राज्य राजस्थान को दिया गया है, ठीक है। और अब ऑब्वियस है कि राजस्थान को दूसरा दिया गया है, तो पहला भी किसी को दिया गया होगा और तीसरा भी किसी को दिया गया होगा, राइट। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश है उसको पहला, जो राजस्थान है उसको दूसरा, और जो तमिलनाडु राज्य है उसको तीसरा पुरस्कार मिला है, ठीक है। और बाकी इसमें से एक चीज़ ये भी ध्यान रख लेना कि जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार कब दिया गया, तो 2018 में दिया गया था। मतलब ये जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया जा रहा है ना, इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में। और इस बार ये दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको मिला है, राजस्थान को मिला है। पहला किसको मिला है, यूपी को मिला है। सेकंड किसको मिला है, राजस्थान को मिला है। और थर्ड तमिलनाडु को। इसमें इतना ही याद रखने वाली चीज़ है। प्रदेश के किन जिलों में हाल ही में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 सोलर पार्क विकसित करने की मंजूरी प्रदान की है? मतलब अभी तो मंजूरी मिली है, अब काम चालू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसलमेर व बीकानेर, जैसलमेर व बीकानेर वो 2 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर 1800 मेगावाट क्षमता के 2 सोलर पार्क विकसित करेंगे, ठीक है। अब देखो जैसलमेर व बीकानेर, ऐसा नहीं है कि दोनों जगह 1800 की, नहीं, दोनों को मिला के 1800। देखो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन एज इट इज़ उठ के आते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा सतर्क होकर पढ़ना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नींदों में पढ़ रहे हो, आप ही के लिए इतनी मेहनत की जा रही है ना, तो थोड़ा फ़ायदा उठाओ इन चीज़ों का। तो देखो प्रदेश में 2 नए सोलर पार्क विकसित होंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया था। कहाँ होंगे, तो जैसलमेर और बीकानेर में होंगे, है ना। पहली चीज़ ये कि इसका जो पहला चरण होगा, मतलब 2 चरणों में काम पूरा होगा। पहले चरण में जैसलमेर में 800 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क लगाया जाएगा, ठीक है। कौन लगाएगा, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के माध्यम से। अब देखो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि 800 मेगावाट क्षमता वाला सोलर पार्क राजस्थान में कहाँ लग रहा है। तो अब देखो 2 डिस्ट्रिक्ट पूछे तो मतलब 1800 मेगावाट करके पूछे तो दोनों का नाम आएगा, जैसलमेर और बीकानेर, क्योंकि जैसलमेर और बीकानेर को ऐड करने के बाद ही 1800 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित होगा, राइट। बट अगर आपसे एक पूछे सिंगल पहले चरण में, तो ध्यान रखना पहले चरण में जैसलमेर में 800 मेगावाट क्षमता का लगेगा, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 800 मेगावाट क्षमता का जो सोलर पार्क है वो कहाँ लग रहा है, तो ध्यान रखना जैसलमेर में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गलत करके मत आना। और ये है किसके द्वारा लगाया जा रहा है, तो ध्यान रखना राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा जब दूसरा चरण होगा, तो दूसरे चरण में बीकानेर में 1000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क का काम कौन करेगा, तो ध्यान रखना राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। अब देखो जो जैसलमेर में लग रहा है वो 800 का है, तो कितना बचा, 1000 बचाना। तो 1000 मेगावाट का जो सोलर पार्क है वो कहाँ स्थापित होगा, वो होगा आपके बीकानेर में, ठीक है। अब बीकानेर में जो स्थापित होगा उसका काम कौन देखेगा, तो उसका काम देखेगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, ठीक है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की जो सहायक कंपनी है ना, राजस्थान सोलर पार्क डेवलप ये करेगी, ठीक है। सोलर मतलब राजस्थान सोलर पार्क है और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की सहायक कंपनी ये यहाँ पर 1000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क जो है डेवलप करेगी। तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं 2-3 कि आपको एक साथ पूछे 1800 मेगावाट का तो जैसलमेर और बीकानेर, बट एक पहले चरण के अंदर 800 मेगावाट का जैसलमेर में लगेगा सोलर पार्क, ठीक है। बट दूसरे चरण में बीकानेर में 1000 मेगावाट का लगेगा और जो जैसलमेर में लगेगा उसको कौन लगा रहा है, उसको लगाएंगे राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के माध्यम से तैयार किया जाएगा। बट जो बीकानेर में काम चालू होगा वो होगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की सहायक कंपनी राजस्थान सोलर पार्क के द्वारा डेवलप किया जाएगा, ठीक है। अब देखो इतना होने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रदेश में अभी तक 10,560 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित की जा चुकी है। अब मतलब राज्य के अंदर इतनी मेगावाट जो ऊर्जा है वो क्षमता विकसित की जा चुकी है। इस तरह से 10 गीगावाट सौर ऊर्जा विकसित करने वाला राजस्थान जो है वो देश का पहला प्रदेश बन चुका है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राजस्थान जो है उसने कितनी सारी सौर ऊर्जा विकसित कर ली है, 10,560, ठीक है, 10,560 और 10,560 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने की वजह से वो राजस्थान जो है वो देश का पहला प्रदेश बन चुका है बच्चों, पहला।
2245 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के जोधपुर के भड़ला में स्थित है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि जो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना भड़ला जोधपुर में स्थित है। और उसके वो कितनी मतलब क्षमता रखता है, तो ध्यान रखना 2245 मेगावाट। ठीक है, किसके बारे में बोले हैं, ये बड़ला जोधपुर में जो सोलर पार्क है उसके बारे में। इसी तरह से अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से 925 मेगावाट क्षमता का जो सोलर पार्क है वो जैसलमेर जिले के नोख में भी विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो एक और है सोलर पार्क जो कि जैसलमेर में विकसित किया जा रहा है। नोख गांव का नाम है या जगह का नाम है जो कि जैसलमेर में पड़ता है। ठीक है, नोख जैसलमेर में 925 मेगावाट का अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से विकसित किया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट राजस्थान के तहत भी सौर ऊर्जा क्षेत्र में करीब 8, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप स्किप कर सकते हो। तो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी एक बार और आपको रिवाइज करवा देती हूँ। जब मेहनत कर ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से ही कर लेते हैं कि प्रदेश के किन जिलों में हाल ही में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 सोलर पार्क विकसित करने की मंजूरी प्रदान की गई। ध्यान रखना जैसलमेर व बीकानेर 2 चरण में काम पूरा होगा। पहले चरण में जैसलमेर में 800 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित किया जाएगा और सेकेंड चरण में बीकानेर में 1000 मेगावाट का। ठीक है, और राजस्थान के अंदर टोटल मिलाकर 10,560 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित की जा चुकी है। इसी वजह से ये राजस्थान देश का जो है पहला प्रदेश बन चुका है इस फील्ड में। 2245 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है, तो ध्यान रखना राजस्थान के जोधपुर भड़ला में है। इसी तरह जो नोक जैसलमेर है वहाँ पर 925 मेगावाट का सोलर पार्क भी स्थापित किया जा रहा है। अब आपको यहाँ से इतने सवाल क्लियर हो गए ना कि क्या ही बताऊँ मैं, बट वाकई में बहुत मेहनत की गई है। प्लीज़ बच्चों लाइक करना वीडियो को और शेयर ज़रूर कर देना। कोई भी राजस्थान जीके की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ प्लीज़, चैनल पे आपको भी बताया एफर्ट्स किए जा रहे हैं और मैं अपनी तरफ से 100% दे रही हूँ, तो आप भी थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए। नहीं बोलती बट एक वो चीज़ होती है ना कि आप समझा रहे होते दिल से और फिर रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आता तो सीरियसली अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश के किस अस्पताल को प्रदेश का पहला पीडियाट्रिक नियोनोटोलॉजी मेडिकल इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो पहली बात तो ये पीडियाट्रिक सुन के ही सोच रहे होंगे कि ये कौन सी ट्रिक आ गई, राइट। ये पीडियाट्रिक जो होता है इसका मतलब होता है बाल चिकित्सा, और जो नियोनोटोलॉजी होता है, नियोनोटोलॉजी का मतलब होता है नवजात। ठीक है, तो देखो प्रदेश का कौन सा अस्पताल है जहाँ पर पहला पीडियाट्रिक नियोनोटोलॉजी मेडिकल इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ध्यान रखना जो भी अजमेर से है उनको तो पता ही होगा, वहाँ पर JLN है ना मेडिकल कॉलेज, उसी को ही जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर को प्रदेश के पहले पीडियाट्रिक नियोनोटोलॉजी मेडिकल इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित किया जा रहा है। आपको ये बाल चिकित्सा और नवजात मेडिकल इंस्टीट्यूट के नाम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के JLN अस्पताल का जो शिशु चिल्ड्रन वार्ड है ना उसको मेडिकल इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित किया जा रहा है। और इसके पीछे उनका पर्पज़ क्या है कि वहाँ पर जो नवजात शिशु हैं या अन्य जो बच्चे हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके, है ना। बात क्या है ना कि वहाँ पर जो पूरा अजमेर संभाग है, अजमेर संभाग में शिशु रोग का चिकित्सालय ना होने की वजह से अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा एवं टोंक के बच्चों को अन्य शहरों के चिकित्सालयों में रेफर करना पड़ता है। बट अब वहाँ पे ही ये सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी तो और भी बच्चों को बचाया जा सकेगा, उनकी और अच्छे से इलाज किया जा सकेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रोजेक्ट की बजट घोषणा कर दी है और इन्होंने बजट में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। आपसे ऐसा कोई नहीं पूछता कितने पैसे क्या, बट आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि इसके अंदर चिल्ड्रन वार्ड की जगह पीडियाट्रिक नियोनोटोलॉजी मेडिकल इंस्टीट्यूट बनेगा। ठीक है, और कहाँ, तो आपको बता ही दिया जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, और ये उसमें बच्चों की सर्जरी, मेडिसिन सहित अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। तो ये बच्चों के हित के लिए एक अच्छा कदम उठाया है। प्रदेश का पहला और देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, प्रदेश का पहला और देश का तीसरा, मतलब प्रदेश का तो पहला है, अपने राजस्थान का तो पहला, प्रदेश में तीसरे नंबर का यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ध्यान रखना खंडेला सीकर। ठीक है, अब देखो खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान भारत का तीसरा बड़ा राज्य है ना,
आपको भी पता है राजस्थान में कई प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं। तो खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का जो नंबर है वो भारत में तीसरा नंबर है। पश्चिमी राजस्थान में अधात्विक खनिज व शक्ति के स्रोत पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान, अब मेरे से राजस्थान का नक्शा आपको पता है नहीं बनता, बट फिर भी पश्चिमी ये वाला हो जाएगा जहाँ पे मरुस्थलीय प्रदेश है, ठीक है। तो ये जो पश्चिमी राजस्थान है आपका, यहाँ पर खनिज और ऊर्जा के जो स्रोत है वो बहुत पाए जाते हैं। आपको भी पता है ना, बाड़मेर वगैरह में पेट्रोल डीजल के वो कुएं भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इस तरह जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर आपको अधात्विक खनिज, देखो धात्विक खनिज अलग होते हैं, अधात्विक अलग होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया। अगर किसी को खनिज टॉपिक पढ़ना है तो 30 मिनट की 2 वीडियो जो इसी चैनल पर जाकर तो ये देखना, राजस्थान इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद में आपका कोई खनिज का सवाल जो है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अधात्विक खनिज व शक्ति के स्रोत पाए जाते हैं। खानों की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान, अगर देखो, अगर खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से पूछे तो राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है। बट अगर खानों की दृष्टि से पूछे, मतलब खाने जहाँ से ये खनिज निकाले जाते हैं, तो ध्यान रखना, खानों की दृष्टि से पूछे तो राजस्थान का जो स्थान है भारत में वो प्रथम स्थान हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक कुल 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अब देख लो राजस्थान के अंदर और कितने तरह के खनिज पाए जाते हैं, 79 प्रकार के, है ना। और इनमें से 44 जो प्रकार के, मतलब 44 खनिज ऐसे हैं जो बड़े खनिज मतलब काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलते हैं, और 23 ऐसे हैं जो लघु खनिज, और 12 ऐसे हैं जो गौण खनिज। देखो गौण खनिज वो होते हैं जो लघु खनिज की तुलना में भी कम मिलते हैं, ठीक है। इसलिए राजस्थानों को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। अब अजायबघर तो कहेंगे ना, आपको पता है कि खनिजों का अजायबघर किसे कहा जाता है, राजस्थान को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे कम से कम 79 प्रकार के खनिज पाए गए हैं, और 79 में से जो ज़्यादा मिलते हैं वो 23 प्रकार के हैं, लघु खनिज के नाम से 12 हैं, और अन्य गौण खनिज के नाम से बड़े हैं 44, उसके बाद में लघु है 23, और जो गौण खनिज है वो 12 है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों, ध्यान रखना। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो ये सवाल नेगेटिव भी करवा सकता है, क्योंकि देखो खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से पूछे तो राजस्थान का तीसरा स्थान है, बट अगर आपसे पूछे खानों की दृष्टि से तो ध्यान रखना उसमें राजस्थान का बाजी मार जाएगा और प्रथम स्थान है उसका। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, प्रदेश का पहला और देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो खंडेला सीकर में। कुछ भी वेस्ट नहीं पढ़ाया जा रहा, बहुत मेहनत करके ही वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, और पहले खुद ने देखा है, सब कुछ सोचा, उसके बाद ही पढ़ाया जा रहा है। आपको मैंने उस दिन भी बोला था कि मैं आपको ऐसे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बता सकती। अगर मेरे को आपको पढ़ाना है तो मेरे को खुद को देखना पड़ता है पहले कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। इसके अंदर और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो देख लेते हैं कि ये देश में तीसरा और राजस्थान में यूरेनियम का पहला प्रोजेक्ट है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, राइट। अब देखो शेखावाटी में 3 और स्थान पर यूरेनियम की संभावना है, मतलब जैसे खंडेला सीकर में यूरेनियम मिला है, वैसे चांसेस है कि 3 और जगह पर आपको यूरेनियम मतलब हमें तो क्या करना, मतलब यूरेनियम मिल सकता है। इसके लिए जल्द विभाग की जो टीम है वो ड्रिल की कवायद शुरू करेगी, मतलब वो चेक करेगी वहाँ पे। और वो 3 क्षेत्र कहाँ हैं, कौन कौन से जहाँ पे यूरेनियम मिलने की चांसेस है, तो वो है उदयपुर वाटी क्षेत्र का जहाज, नरसिंहपुरी व नीम का थाना क्षेत्र। ये 3 ऐसे हैं, ऐसी जगह जहाँ पर यूरेनियम मिलने के पूरे चांस है। वर्तमान में देश में भविष्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विदेशों में यूरेनियम माइनिंग लीज पर लेने की तैयारी कर रहा है। सीधी सी बात यह है कि बिजली तो चाहिए ना, जनसंख्या बढ़ रही है, आने वाले भविष्य में बिजली की ज़रूरतें कैसे पूरी होगी, तो इसी वजह से वो ट्राई कर रहा है कि जितना हो सके यूरेनियम कबाड़ा जा सके, मतलब खोजा जा सके, ठीक है। तो वर्ष 2023 में सीकर प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद में भारत जो है बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक अच्छी बात ये भी है कि वर्ष 2023 में जब सीकर के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, जो खंडेला सीकर में आपको यूरेनियम प्रोजेक्ट के बारे में बताया है, तो भारत जो है वो बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा, उसको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर यूरेनियम का ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है तो ऐसा कहा जा रहा है कि 40 साल तक 80 मेगावाट बिजली प्राप्त की जा सकती है इस यूरेनियम से। मतलब यहाँ पर इतना यूरेनियम का भंडार है कि उससे अगर आने वाले 40 साल तक 800 मेगावाट बिजली प्राप्त करे ना तो भी वो खत्म ना हो। अब तक के अन्वेषण के अनुसार खंडेला के जो यूरेनियम भंडार है ना, उसकी गुणवत्ता देश में सबसे मस्त वाली है, ठीक है। राजस्थान किसी से कम है क्या? बस यहाँ पे बेरोजगार क्योंकि हालत ही खराब है ना। बट हाँ, राजस्थान के अंदर जो यूरेनियम भंडार मिला है उसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होने की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 40 साल तक अगर 800 मेगावाट की बिजली प्राप्त की तो करें तो भी कम नहीं है, मतलब ख़त्म नहीं होगा। ओके,
रिको द्वारा प्रदेश के किस स्थान पर मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो यही पूछी जा सकती है कि जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है वो किसके द्वारा स्थापित किए जाएंगे, तो ध्यान रखना रिको के द्वारा। और कहाँ करे जा रहे हैं, तो जोधपुर में, है ना। अब एक चीज़ इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि जोधपुर के कांकड़ी में, अगर मान लो आपको ऑप्शन में जोधपुर ना मिले और कांकड़ी मिले, तो ये मत सोचना कि हमने तो जोधपुर पढ़ के छोड़ दिया। इसी वजह से जो ब्रैकेट में दे रखा है ना, ये भी काम की ही चीज़ है, ठीक है। पढ़ने में थोड़ा आलस आता है कि छोटे छोटे से दे रखे हैं मच्छर से, बट वाकई में मच्छर बहुत काम की है, आपको बीमारी नहीं, आपको सिलेक्शन दिलवा के जाएंगे, ठीक है। तो एक जो मतलब अगर आपसे जगह पूछ ले कि जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है वो कहाँ है, कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ध्यान रखना कांकाणी जोधपुर के अंदर। इसके बाद में इसके अंदर और इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि फिलहाल केंद्र से ये पार्क राजस्थान को आवंटित करने का आधिकारिक निर्णय नहीं हुआ है। मतलब पूरी कोशिश की जा रही है, बट अभी केंद्र सरकार के द्वारा इसको जो होता है ना कि निर्णय कि हाँ चलो ठीक है, वो नहीं मिला है। बाकी इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो जनवरी 2023 के अंदर 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का जो आयोजन है वो किया जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, ठीक है। तो मोहनलाल सुखाड़िया जो विश्वविद्यालय उदयपुर में है वहाँ पर जनवरी 2023 के अंदर, आई थिंक डेट भी दे रखी है, 3 से 7 जनवरी 2023 के अंदर इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और इसमें और तो यही दे रखा है कि इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। तो ये जो राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत सरकार द्वारा। यही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमने 2 टॉपिक कर लिए, मैंने आपको जो चर्चित स्थान है वो बता दिया, चर्चित व्यक्ति हैं वो बता दिए। प्लीज़ अगर सच में कुछ भी समझ में आया हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आना, पहले आप भूल जाते हो वीडियो देखने के बाद में। चर्चित योजनाएं और अभियान के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी तो वीडियो चलेगी क्योंकि अभी टॉपिक्स ख़त्म नहीं हुए हैं, ट्राई करूँगी मार्च के करवा देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में अपन फरवरी के देख लेंगे, ओके। तो अब हम लोग चर्चित योजनाएं और अभियान के बारे में देखने वाले हैं। देखो योजनाओं से भी सवाल आते ही हैं। तो देखो 4 मार्च 2022 को राजस्थान विधानसभा में पारित किए गए राजस्थान विनियोग विधेयक 2022, राजस्थान विनियोग विधेयक 2022 के तहत जो गत बजट सत्र था 2021-22 वाला, आपको भी पता है अभी नया बजट आया है 22-23 वाला, और लास्ट ईयर आया था 21-22 वाला। तो उसके अंदर क्या है ना कि और बजट ऐड किया गया है ना, तो कितनी राशि जो है वो ऐड की गई है, आपसे यही चीज़ पूछी गई है। क्योंकि क्या होता है ना कि अनुमान के हिसाब से बजट पारित करते हैं, बट अगर कम पड़ता है तो फिर बजट स्वीकृत हो जाता है। तो 4 मार्च 2022 को हुआ था ये काम, ठीक है। तो वो कितने पैसे थे, तो 69615 करोड़, ठीक है। मैंने आपको हमेशा यही बोला जब बड़ी सी संख्या होना तो आप लोग भी ऐसे ही याद किया कीजिए, क्योंकि आपको जब 10 नंबर के मतलब 10 अंकों का फ़ोन नंबर याद रह जाते हैं तो ये क्या चीज़ है, राइट। तो 69615 करोड़, 69615 करोड़ अगर 2 बार भी बोल लोगे तो आपको याद रह जाएगी, ठीक है। तो इतना इन्होंने अतिरिक्त बजट पास करके जो गत वर्ष आया था 2021-22 उसमें ऐड कर दिया है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें कि राजस्थान विधानसभा में गत वर्ष के जो बजट थे 2021-22 के अनुसार अनुमान जो है वो गड़बड़ा जाने की वजह से इन्हें और अतिरिक्त पैसे दिए गए हैं, राइट। तो देखो पहले मतलब जब अतिरिक्त पैसे जो दे दिए, मतलब 69615 करोड़, तो जोड़ने के बाद में कितना हो गया आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये वाली संख्या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 2,94,735 करोड़, ठीक है। 735 करोड़ ये यहाँ पे है। तो ये जब ऐड हो गया ना इसके अंदर 69615 करोड़, तब ये जा करके हुआ है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि विनियोग विधेयक के जरिए संशोधित अनुमान पारित होने से वर्ष 2021-22 के बजट का जो आकार है वो 2022-23 के बजट से अधिक हो गया है। देखो बात ऐसी है कि 2021-22 में जब लास्ट ईयर जब बजट आया था तो इतना ही पारित हुआ था, 2,25,120 करोड़, ठीक है। बट अब क्या किया इन्होंने 69615 करोड़ और दे दिए, तो अब टोटल हो गया 2,94,735 करोड़, है ना। तो अब जब इससे कंपेयर करेंगे कि वित्तीय मतलब अभी जो वर्ष चल रहा है 2022-23, तो इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये वाला जीत गया, क्योंकि अभी जो पारित हुआ है वो है सिर्फ 2,38,465 करोड़, ठीक है। तो ये तो रह गया 2,38,465 करोड़ और ये हो गया 2,94,735 करोड़ रुपए। तो यही चीज़ लिखी गई है कि जो संशोधित अनुमान पारित होने के बाद में जो 2021-22 का बजट है उसका जो आकार है वो 2022-23 से
ज़्यादा बड़ा हो गया है, मतलब पैसों के मामले में। आई होप आपको समझ में आ गई हो, मैंने यहाँ पे क्लियर क्या लिखा है बता दिया। यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हो जहाँ पर है कि 2,94,735, बाकी यहाँ तो आपको दिख ही रहा होगा 2,38,465 करोड़, ठीक है। और पहले कितना था तो ध्यान रखना, पहले था 2,25,120 करोड़। इसके अंदर जब आप इतना जोड़ दोगे ना, जितना अभी और दिया गया है 69615 करोड़, तो ये हो जाएगा 2,94,735 करोड़, ठीक है। इसके अलावा विधानसभा में बजट पर बहस के दौरान 3 मार्च 2022 को की गई अन्य घोषणाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान से सुनना, कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत सहरिया कथोड़ी जनजाति व विशेष योग्य जन श्रमिकों के लिए 200 दिवस का रोजगार कर दिया गया है। आपको भी पता है महात्मा गांधी नरेगा जो चलता है वहाँ पे 100 दिन का रोजगार मिलता है, बट अब सहरिया कथोड़ी जनजाति और जो विशेष योग्य जन श्रमिक होंगे उनके लिए वो काम 200 दिन का कर दिया गया है, ठीक है। और सरकारी विद्यालयों में जो एमडीएम है, यहाँ पे एमडीएम लिखा हुआ है, एमडीएम के तहत क्या होगा, सप्ताह में 2 दिन ना स्टूडेंट्स को दूध दिया जाएगा। आपको भी पता होगा पहले दूध भी दिया जाता था और डेली दिया जाता था, बट बीच में इन्होंने बंद कर दिया। अब इन्होंने वापस से उस योजना को चालू कर दिया कि एमडीएम के तहत अब क्या होगा, विद्यालयों में 2 दिन दूध दिया जाएगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्यालयों में एमडीएम के तहत सप्ताह में कितने दिन बच्चों को दूध दिया जाएगा, तो ध्यान रखना 2, ठीक है। और आई थिंक ये 8 से जो छोटे बच्चे हैं ना, मतलब 1st से लेकर 8th तक क्लास वाले बच्चे, उनके लिए है। इसके अलावा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल है उसके अंदर प्री प्राइमरी बाल बटिकाएँ खोली जाएंगी, ठीक है। तो ये जो प्री प्राइमरी बाल बटिकाएँ ये ओनली अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में, मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूलों में ही खोली जाएंगी। इसके अलावा जो असंगठित क्षेत्रों के मजदूर, कामगारों, रेहड़ी ठेले वालों का परंपरागत व्यवसायों से जुड़े कारीगरों की दक्षता विकास एवं कल्याण के लिए इन्होंने क्या किया, लेबर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया गया। बहुत अच्छी चीज़ है कि इनके विकास के लिए लेबर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है लेबर वेलफेयर बोर्ड के गठन से किस किस की मदद होगी, तो ध्यान रखना असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों, कामगारों, रेहड़ी और ठेले वालों तथा परंपरागत व्यवसायों से जुड़े कारीगरों की दक्षता, मतलब कारीगरों की, ठीक है। तो लेबर वेलफेयर बोर्ड का गठन अभी मतलब बजट के अंदर अनाउंसमेंट की गई थी। अब देखो इंदिरा रसोई योजना, तो इंदिरा रसोई योजना के तहत स्वयं के खर्चे पर गरीबों के खाने की व्यवस्था करने पर भोजनालय के संचालन के लिए बिजली पानी सहित निःशुल्क भवन, ये आपके किसी काम का नहीं है। अच्छा स्टार और लगा दिया, सॉरी अब सभी उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर, ये भी आपके काम का नहीं है। मैंने आपको ये क्लास इसीलिए रखी है ताकि आपको इसमें से, इस बुक में से क्रीम भलाई निकाल के दे दूँ, राइट। तो देखो इसके अंदर और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भूजल के यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि विद्यालयों में एपीजे अब्दुल कलाम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है। विद्यालयों के अंदर सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास के लिए, मतलब जो स्टूडेंट है उसका सर्वांगीण व्यक्तित्व, मतलब उसका जो पर्सनैलिटी है वो अच्छे से डेवलप हुआ है, इसी चक्कर में विद्यालयों में कौन सा कार्यक्रम चालू कर रहे हैं, तो ध्यान रखना एपीजे अब्दुल कलाम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम, ठीक है। तो एपीजे अब्दुल कलाम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ध्यान रखना विद्यालयों में स्टूडेंट्स का सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, चयनित 1000 विद्यार्थियों को अन्य राज्यों में घुमाया भी जाएगा। वाओ, घूमी, ठीक है। अब पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग की को प्रमुख घोषणाएं, मतलब इन्होंने और घोषणाएं भी की है, तो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बता देती हूँ, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको बोल ही दिया, 25 रुपये की बुक है ओनली, जा करके देख लेना, क्योंकि रिवीजन करने के लिए तो आपको वही चीज़ यहाँ से तो आपको बस एक बार देख लोगे, वैसे आप 2 बार भी देख सकते हो, वीडियो कहीं जाने वाली नहीं है, बट आपके ऊपर है, ठीक है। तो देखो सेकंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ यही है कि दौसा टोंक में चमड़ा उत्पाद, चूरू बीकानेर में बंदेज, बाड़मेर बीकानेर में कसीदाकारी क्लस्टर बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है चमड़ा उत्पाद के लिए, कहाँ पर, तो दौसा टोंक में, बंदेज के लिए चूरू बीकानेर में, और कसीदाकारी के लिए बाड़मेर बीकानेर में क्या बनेंगे, क्लस्टर बनेंगे। और इसके अंदर तो मुझे यही एक इम्पॉर्टेंट घोषणा लगी थी, बाकी सब आप पढ़ लेना, बाकी तो कुछ है नहीं, क्योंकि ऐसे याद रहे तो ठीक है कि 8 करोड़ की लागत के लिए 200 पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर खोलेंगे, है ना। जिला परिषद साधारण सभा बैठक 90 के बजाय 45 दिन, तो इसमें क्या समझाऊँ मैं। सभी सरपंचों को कंप्यूटर प्रिंटर मिलेगा, ठीक है। कैबिनेट की बैठक में जनहित में कई निर्णय लिए गए, मतलब हमारे और आपके हित में, तो वो देखते हैं। तो देखो एक तो अभी आपको पता है रीट बहुत चर्चा में रही है ना, तो रीट से रिलेटेड ही है ये पॉइंट, देखते हैं क्या है। तो देखो इन्होंने 12 मार्च को बैठक हुई थी
और उस बैठक में अध्यक्ष कौन थे? तो अपने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी थे। इन्होंने जब मुख्यमंत्री निवास पे बैठक की थी, तो इन्होंने क्या किया, 90A जो अधिनियम है उसके अंदर, मतलब राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 90 की धारा 90A में संशोधन करके बोला गया कि जो रीट परीक्षा की जो वैधता होगी वो आजीवन रखी जाएगी। आपको भी पता है अब रीट पहले ओनली 3 साल के लिए वैलिड होती थी, बट अभी इसको आजीवन कर दिया गया है, लाइफ टाइम। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। पहले क्या होता था ना कि ओनली रीट के मार्क्स के हिसाब से ही कट ऑफ बनते थे, बट अभी आपको पता है ना कि रीट वालों के भी 2 पेपर होंगे, तो जो सेकंड पेपर होगा वही मेन पेपर होगा, उसी हिसाब से कट ऑफ बनेगी और उसी हिसाब से उच्च प्राथमिक और आई थिंक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक मतलब 5th और 8th तक के स्कूल में टीचर्स लगेंगे, ठीक है। और ऐसा करने के पीछे इनका उद्देश्य यही था कि और अच्छे से, मतलब बिना किसी आउट पेपर आउट वगैरह के, जो वाकई में डिजर्व करते हैं जॉब, उनको जॉब मिले, क्योंकि इतने पेपर कर दिए तो यार हर कोई तो नहीं निकाल सकता ना। और एक और चीज़ में जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगी, वैसे तो इम्पॉर्टेंट क्या है, पर हाँ अभी चल रहा है लाइफ जनरल सुनने में आ रही है बातें, तो बता देती हूँ कि जो राजस्थान पंचायती राज है के नियम में पॉइंट ये है कि जो कैबिनेट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक पद की सीधी भर्ती की प्रक्रिया और पद्धति निर्धारण के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 को संशोधित करने का निर्णय ले लिया है। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल के इस निर्णय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर चयन प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा। ये क्या कहना चाह रहा है, जो मैंने आपको बताया था ना कि 90A में संशोधन किया है, तो ये यही बोल रहा है कि जो राजस्थान पंचायती राज नियम आया था 1996 में, उसमें संशोधन कर दिया गया है और मंत्रिमंडल ने ये डिसीजन इस वजह से लिया है कि ताकि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो अध्यापक का पद पर चयन हो वो अभिकरण मतलब प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा हो, और उसमें जितने नंबर आएंगे उसके हिसाब से मेरिट बनेगी और उन्हीं का ही सिलेक्शन होगा। ये इस वजह से किया गया है ताकि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसी से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के जो अधिक योग्य, मतलब जो डिजर्व करते हैं अधिक योग्य अध्यापकों का चयन हो सके, ठीक है। कैबिनेट ने इसके साथ ही ये भी निर्णय किया कि प्रदेश में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की जो वैधता है वो आजीवन रहेगी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपेक्स बैंक ने सरकारी ऋण पर बीमा योजना हेतु किस कंपनी से करार किया है, मतलब किस कंपनी के साथ में बातचीत की है, तो ध्यान रखना श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इसमें तो मुझे और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा, बाकी आपको लगे तो पढ़ लेना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो अपेक्स बैंक की सरकारी ऋण पर बीमा योजना हेतु किस कंपनी ने करार किया है, मतलब किस कंपनी इनकी सहायता की, ध्यान रखना श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों की कक्षा 1 से 8 के छात्रों को हाल ही में सप्ताह में कितने दिन दूध पिलाने की योजना बनाई है। लो अभी मैंने आपको बोला था इसे पूछा जा सकता है, ये लो एक सवाल और बन गया, तो 2 दिन अभी बताया था ना आपको। तो देखो 1ली से 8वीं कक्षा तक के स्कूली बच्चों को सरकार एक बार फिर दूध पिलाने की योजना शुरू करने जा रही है। मैंने आपको बताया था पहले ये योजना चलती थी पर बीच में बंद कर दी गई थी, और खास बात यह है कि सरकार ने 2 साल पहले इस योजना को बंद करा था, ठीक है। सरकार ने ही 2 साल पहले इस योजना को बंद किया था और वापस से चालू कर दिया है। और ये जब पहले क्या होता था ना कि पहले एक बार मतलब जब स्टार्टिंग में स्टार्ट ही हुई थी तब एक बार फिर सरकार ने उन्होंने स्टार्टिंग में पहले जहाँ स्कूलों में रोज़ बच्चों को दूध पिलाया जाता था, अब नई योजना के तहत सप्ताह में 2 बार दूध पिलाया जाएगा और सरकार स्कूलों में पाउडर दूध देगी, ठीक है। पहले क्या होता था बाहर से ही दूध आता था डेयरी से या फिर कैसे भी, वो टीचर्स की जिम्मेदारी है, बट इस बार सरकार जो है वो स्कूलों में पाउडर दूध देगी। और मेन चीज़ ये है कि हफ्ते में ओनली 2 दिन, और 2 साल पहले इस योजना को बंद कर दिया था बट अब वापस से शुरू करने की घोषणा कर दी है। और पूर्व भाजपा सरकार, मतलब जब भाजपा सरकार थी 2018 में, तब उन्होंने जुलाई 2018 में अन्नपूर्णा दूध योजना के नाम से ये योजना चलाई थी, जब उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थी, तो वसुंधरा राजे थी। उन्होंने जयपुर के एक स्कूल से ही अब आपको भी पता है कोई योजना होती है तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करते हैं ना, तो इन्होंने जयपुर की ही एक स्कूल से शुरुआत की थी और शुरुआती में सप्ताह में 3 दिन दूध पिलाया जाएगा ऐसा इन्होंने बोला था, बट बाद में इन्होंने बोल दिया, मतलब बाद में इस योजना के तहत डेली दूध पिलाया जा रहा था बच्चों को। तो
यही है, गवर्नमेंट पहले कभी कोई योजना बंद होती है, फिर चलती है, फिर बंद होती है, फिर चलती है, और आपके लिए वो करंट बन जाता है, ठीक है, जो आपको याद भी करना पड़ता है। तो ध्यान रखना, ये एक मतलब पूर्व भाजपा सरकार ने जुलाई 2018 में अन्नपूर्णा दूध योजना चलाई थी। उसके तहत शुरू में तो 3 दिन दूध पिलाया जा रहा था, बट बाद में रोज़ कर दिया गया था, और अब फिर बाद में मुख्यमंत्री जी ने इसको 2 साल पहले बंद कर दिया गया था, और अब उन्होंने वापस ये घोषणा की है कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन बच्चों को दूध पिलाया जाएगा। और वो दूध किस फॉर्म में जाएगा, तो वो पाउडर फॉर्म में इस सरकारी स्कूलों को भेजा जाएगा। 23 मार्च 2022 को विधानसभा में पारित राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति और जनजाति विकास निधि विधेयक के तहत कितनी राशि का कोष बनाया जाएगा, तो ध्यान रखना 500 करोड़ ठीक है। 23 मार्च 2022 को विधानसभा में पारित किया गया था, ठीक है, बिल। वहाँ पे ये बोला गया था कि जो राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति उनका विकास करने के लिए एक निधि विधेयक के तहत कितनी राशि, तो ध्यान रखना 500 करोड़ रुपए। अब इसके अंदर तो राज्य सरकार प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए अलग अलग कोष बनाएगी। इसमें प्रत्येक में 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मतलब राज्य सरकार क्या कर रही है, 2 कोष बना रही है, एक अनुसूचित जाति के लिए और एक अनुसूचित जनजाति के लिए, और दोनों कोषों में 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस संबंध में विधानसभा में 23 मार्च को राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निधि विधेयक पारित किया गया। इस कानून से सामाजिक भेदभाव दूर होकर समानता मतलब समानता को बढ़ावा मिले या समानता प्राप्त करने में मदद मिले, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो आपको पता हो चल गया होगा, विधानसभा में 23 मार्च 2022 को ये बोला गया था कि जो राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति है, दोनों को अलग अलग कोष बनेगा, दोनों में 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेम समानता को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब मेरी हालत हो चुकी है ख़राब, 1 घंटा हो गया आपको पढ़ाते पढ़ाते। तो ये टॉपिक, इसके बाद में थोड़ा ये बचा है ना, उसके बाद में ये खबरें फटाफट, और उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे फरवरी में, ठीक है। तो ट्राई तो किया था कि यहाँ तक कंप्लीट करवा दूँ, बट अब लिटरली मेरी हालत नहीं है। इतना कंटिन्यू ना बोला जाता है ना रिकॉर्ड किया जाता है। क्लास में तो क्या बच्चे लोग बैठे रहते हैं तो इंटरेस्ट भी रहता है, बोर भी नहीं होते। यहाँ अकेले अकेले रिकॉर्ड करके पागल हो जाती हूँ मैं, ठीक है। तो अब आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाती हूँ मैं फरवरी का करंट। अब बट आपको अगर समझ में आया हो, और आपने सीरियसली, मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों ने एक बार भी अच्छे से पढ़ा और बाद में इस बुक से पढ़ा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो टेंशन ना लो, मैं 2-4 वीडियो में ये पूरा करंट करवा दूंगी फरवरी और मार्च का। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़, और वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए यार, ठीक है। क्योंकि लोग जुड़ते हैं तो ही काम करने का थोड़ा इंटरेस्ट रहता है। अभी आपको भी पता है कम्युनिटी जब टेम मिला था तो कितना खुश थी मैं। तो वेट है कब लाइव का ऑप्शन आए अपने चैनल पे, ठीक है। बाय।